हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी आरबीयू एनएल भर्ती परीक्षा 2020 के टेक्नीशियन ग्रेड 2 पोस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंटल या फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, तो इस पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आपकी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है या इसके समकक्ष कोई पोस्ट है, तो उसके लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के टेक्नीशियन एग्ज़ाम को कवर करता है। इस कोर्स के अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। जितने भी आपके टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिक की सिलेबस वाइज जो भी टॉपिक हैं उन सभी को यहाँ पे थ्योरी तौर पर दिया गया है। और इसके अलावा आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे कि जो कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो नए क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, उनको इस कोर्स में सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ साथ आजकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हर टॉपिक में टॉपिक वाइज जिस भी टॉपिक से जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने की संभावना होती है या जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को इस कोर्स में सम्मिलित किया गया है। और ये कोर्स मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, खुद ही इसको लिखा है, तो बहुत आसान भाषा में आपके लिए ये कोर्स रहेगा। इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। कुछ चार्ज जो है वो पे करना होगा, ये पेड कोर्स है और बाकी की जानकारी आपको इसी पर व्हाट्सएप पर मिलेगी। और पेमेंट करने के बाद ये पीडीएफ कोर्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। ये सभी पीडीएफ फाइलें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये यूपी आरबीयूएनएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटल पोस्ट के लिए है, जिसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो 180 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहता है और इसमें 200 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से 200 मार्क्स यहाँ पर रहते हैं। तो इसमें टोटल 200 में से 150 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम टेक्निकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, द बैकग्राउंड कलर ऑफ इंफॉर्मेटिव साइन इज। सुरक्षात्मक जो चिन्ह होते हैं उनका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो किस प्रकार का होता है। जब आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे चिन्हों का उपयोग किया जाता है आपको सूचनाएं देने के लिए। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको रोकने के लिए उन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको एक सूचना देती हैं कि यहाँ पर एक सूचना है, और वो सिर्फ आपके लिए सूचना है, ना कि वो कोई आपके लिए चेतावनी है और ना ही कोई आपके लिए ऑर्डर है। तो जब कोई ऐसा चिन्ह होता है जिसमें आपको सूचना दी जाती है, तो उस चिन्ह को बनाने के लिए उसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर यूज़ किया जाता है वो कौन सा कलर होता है, तो वो कलर यूज़ किया जाता है ग्रीन कलर। इसके अलावा जो आपके रेड चिन्ह होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको जब चेतावनी दी जाती है तब यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपने कोई बहुत ज़्यादा जैसे हाईवे पर देखे होंगे आपने बहुत सारे ऐसे चिन्ह। कोई ऐसा एक्सीडेंटल जोन होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, तो वहाँ पर चिन्ह बने हुए होते हैं और उनके जो बैकग्राउंड होता है वो रेड कलर का बैकग्राउंड होता है। ये मैंने एक क्लास ली थी आपको डीएमआरसी के टाइम पर, जब पेपर होने वाला था उस टाइम पे मैंने आपको एक क्लास ली थी। उस वाली प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पर ये वीडियो का जो लिंक है वो दे दूँगा, जिसमें ये ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड ऑक्यूपेशन सेफ्टी नाम का टॉपिक है। उसको मैंने पूरा कवर करवा दिया है, अच्छे से करवाया है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपका उसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप एक बार उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सुरक्षात्मक चिन्ह होते हैं एक बार इनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे साइन यूज़ किए गए हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स के साइन को ही देखते हैं। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स का साइन आप देख रहे होंगे, इसमें एक प्लस का चिन्ह होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि इसका जो बैकग्राउंड है, कलर देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आपको एक सूचना दे रहे हैं। कहीं पर फर्स्ट एड इस तरीके का साइन लगा हुआ है तो ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड जो मेडिसिन होती हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं सिर्फ सूचना के लिए। इसके अलावा भी इन ग्रीन साइन का की जो है एक नियम होता है इनको बनाने के लिए। नियम ये होता है कि ये
एक वर्गाकार या फिर रेक्टेंगल शेप में बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ये साइन हैं उन सभी का आकार जो है वो या तो वर्गाकार है या फिर एक आयताकार शेप में है। इसके अलावा इसमें जो चिन्ह बनाया जाता है वो सफ़ेद रंग का बनाया जाता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि जो डीएमआरसी की वो ट्रेड इंट्रोडक्शन ऑक्यूपेशन सेफ्टी वाली वीडियो है उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो एक बार उसको देख लेना। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो क्या होगा कि इसमें जो साइन होता है वो उसके उसके लिए जो साइन यूज किया जाता है वो कलर यूज किया जाता है वाइट कलर, जैसे कि आप इन सभी चिन्हों में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आपके जो है विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से जो अग्निशामक प्रयोग हैं उनका नहीं कर सकते। जैसे कहीं पर कोई आग लग जाती है और आग लगने का जो कारण है वो विद्युत है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, वहाँ पर सप्लाई अभी भी चालू है और वहाँ पर आग लगी हुई है। तो आपसे ये क्वेश्चन किया गया है कि कौन सा ऐसा जो अग्निशामक प्रयोग है हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो झाग यानी कि झाग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे अग्निशामक होते हैं जिनमें झाग जो है झाग उत्पन्न होता है, आग बुझाने के काम आता है। पर जहाँ पर विद्युत सप्लाई होती है तो वहाँ पर झाग का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो झाग है वो एक लिक्विड फॉर्मेट में है और आप जैसे ही अगर उसका यूज़ करेंगे तो उससे करंट जो है वो आपको लगने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए हम इस प्रकार के जो झाग टाइप के अग्निशामक होते हैं उनका उपयोग विद्युत शॉर्ट सर्किट जैसी जगहों पर नहीं करते हैं। तो एक क्लास मैंने आपको इसकी भी ली थी, सेकंड नंबर की क्लास है, डीएमआरसी के टाइम पर ही पढ़ाई थी, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। तो ये ऑक्यूपेशन सेफ्टी के अंतर्गत आती हैं। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपका वो वाला है और एक क्वेश्चन ये वाला है। आप वो वाली क्लास देख लेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे और जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जो है पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है एनर्जी बैंड गैप साइज फॉर इंसुलेटर इज इन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर यानी कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनका अगर आप ऊर्जा बैंड देखें तो उनका आकार जो है वो किस प्रकार का होता है या उनमें ऊर्जा बैंड कितना पाया जाता है। तो अगर इंसुलेटर कुचालक की बात की जाए तो कुचालक में जो बैंड गैप होता है एनर्जी का वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, इसके बाद कितना भी हो सकता है प्लस में जाकर के। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि एक एनर्जी बैंड गैप को बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर बैलेंस बैंड होता है और यहाँ पर कंडक्शन बैंड होता है। बैलेंस बैंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो इसमें करंट है किसी भी मटेरियल में फ्लो होती है। तो अगर हम सबसे पहले जो कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थों की बात करें उनका बैंड गैप देखें तो उनका जो बैंड गैप होता है वो इस तरीके का होता है, कॉमन होता है, यानी कि वो एक दूसरे को ओवरलैप किए रहते हैं। ये बैंड गैप आप देख सकते हैं, ये कॉमन है। जो भी इलेक्ट्रॉन कुछ बैलेंस बैंड में होते हैं वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो इसमें बैंड गैप क्या होगा, इसमें कुछ भी बैंड गैप नहीं होगा, एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए एक दूसरे के ऊपर। जैसे एक वेन डायग्राम होता है ना, जैसे ये बना दिया मैंने, तो ये हिस्सा क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप किए हैं, इतने हिस्से का यूज़ ये भी कर रहा है और इतने हिस्से का यूज़ ये भी कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप कुचालकों में देखते हैं, इंसुलेटर में देखते हैं, तो जो कंडक्शन बैंड है और जो बैलेंस बैंड है उनके बीच जो अंतर होता है, जो बीच में गैप देख रहे हैं उसको एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। अगर आप इसमें एनर्जी भी देंगे तब भी ये क्या होगा, बैंड गैप नहीं फिल हो पाएगा। कोई भी बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा और अगर वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो फिर उस इंसुलेटर में करंट फ्लो होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो ध्यान रखना कि जो इंसुलेटर होते हैं उनमें 3 से लेकर के, जो यहाँ पर ऑप्शन है यानी 3+ होते हैं, 3 से लेकर के जितना ज़्यादा हो सकता है उतना एनर्जी बैंड गैप होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है आईएसओ का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। आईएसओ क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो आपने देखा होगा कि जो मापन की पद्धतियाँ होती थी वो अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित की जाती थी। जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में
जैसे हम वजन तौलते हैं ना, तो क्या होता था, ब्रिटेन में पाउंड में तौला जाता था, हमारे यहाँ पे किलोग्राम में तौला जाता था, कहीं और पर ग्राम में तौला जाता था। तो ये अलग अलग जो देश हैं वो अलग अलग इस तरीके की मापन पद्धतियों का उपयोग करते थे। तो इसके लिए बहुत समस्या ये होती थी जब हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी कि विश्व व्यापार हुआ, एक विश्व से, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब व्यापार होने लगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें बहुत दिक्कत आने लगी। जैसे हमने यहाँ से किलोग्राम में भेजा माल, जो भी हम सामान भेज रहे हैं, ब्रिटेन वालों ने उसे पाउंड में तौला, तो ये एक अलग तरीके की सिचुएशन हो जाती थी जिसमें कुछ समस्याएं आती थी। इसके लिए क्या किया गया कि इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो भी स्टैंडर्ड है उनको तय करने के लिए। तो सबके लिए एक ऐसा यूनिट का तैयार किया गया। ऐसा यूनिट में क्या है, 7 मात्रक होते हैं जिनको ऐसा यूनिट का फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इस ISO का निर्माण किया गया और उसमें कहा गया कि हम सब एक तरीके की चीज़ों का उपयोग करेंगे, हालांकि अपने अपने देश में अलग अलग कर सकते हैं, पर जो भी व्यापार करेंगे उसमें एक तरीके की चीज़ों का उपयोग करेंगे। जैसे किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान के लिए किया जाता है, वैसे ही अगर मीटर की बात करें तो वो दूरी के लिए किया जाता है। तो ठीक वैसे ही बाकी चीज़ों को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक ISO को बनाया गया। तो ये यहाँ पे आपको ISO के बारे में पूछा गया है, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, फ्रांस पेरिस में इसका ISO का मुख्यालय है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता दी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें कहा गया है द यूज ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट्स इज नियरली कन्फर्म विद इन लैब एंड स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो भी, जैसे कोई एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक मानक बनाया, मानक का मतलब कि एक जैसे किलोग्राम को तौलने के लिए एक कुछ ऐसी चीज़ बनाई कि उसका नाम 1 किलोग्राम रखा गया। और जो भी हम कैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो लैब और इनका उपयोग कोई स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए किया जाता है, तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसे होते हैं, वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि परफेक्ट होना चाहिए, ना तो उसमें थोड़ा सा भी कम होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर रही होती हैं, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है, तो इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, तो इसके लिए आपका जो आंसर है वो एब्सोल्यूट इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप इसमें, द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज डैश मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर। इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अगर आप हमारी क्रैश कोर्स जो टेक्नीशियन एग्ज़ाम है उसकी क्लासेस को रेगुलरली देख रहे होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था, अभी तक बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मैंने उसका प्लेलिस्ट में लिंक दिया है। वो क्रैश कोर्स है, सभी एग्ज़ाम को कवर करता है। उस क्रैश कोर्स के अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप वो सारी वीडियो जो क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस हैं, उनको देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जो मोबिलिटी आयंस होते हैं उनका, अगर आप उनको देखें तो वो किस प्रकार से होंगे, जो होल्स हैं और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या क्या होगी, तो उनकी संख्या बराबर होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का गलत आंसर उन्होंने दिया है, लेस देन नहीं होती है, इक्वल होती है। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर की बात की गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारा मटेरियल होता है, जैसे जर्मेनियम की ही बात कर लेते हैं हम, और इसके आउटर मोस्ट सेल में इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे प्रकार के अपने जर्मेनियम से इस तरीके से बॉन्ड रहता है, इनके बीच बॉन्ड कौन सा होता है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इस वजह से ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जब आप इसमें एनर्जी देते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर आने की वजह से यहाँ पे होल जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हैं और होल भी उतने हैं, क्योंकि ये एक प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या इसमें बराबर होती है, ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स इज डैश द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो होल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच किस तरीके का यहाँ पर रिलेशन होता है। तो पी टाइप आपको पता है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें किसकी सबसे ज़्यादा संख्या होती है, उसमें संख्या होती है होल्स की। होल्स मतलब पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या होती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इक्वल थोड़ी होगा, यहाँ पर तो ये जो है होल्स की बात की गई। होल्स अगर इलेक्ट्रॉन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा निकलेंगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर में, क्योंकि इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता
है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा होल जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर पी जो होगा वो बी ऑप्शन ग्रेटर देन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक कंट्रोलर इज बेसिकली ये एक कंट्रोलर होता है, वो क्या काम करता है? कंट्रोलर जो है वो वोल्टेज को कंपेयर करता है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होते हैं ना, उससे कंट्रोलर को बनाया जाता है, और ये वोल्टेज के जो लेवल होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये एक कंपैरेटर होता है। कंपेयर से ही कंपैरेटर वर्ड जनरेट हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक कंपैरेटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मी लेवल फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि एक अशुद्ध अर्धचालक, जिसको बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले तो आपको फर्मी लेवल पता होना चाहिए। फर्मी लेवल क्या होता है? सबसे पहले हम फर्मी लेवल को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हमारा एक प्योर सेमीकंडक्टर है, हम प्योर की बात कर रहे हैं जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई है। प्योर सेमीकंडक्टर है, और प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो इसका बैलेंस बैंड होगा, जो इसका एनर्जी बैंड गैप होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। नीचे यहाँ पर बैलेंस बैंड होता है और यहाँ पर कंडक्शन बैंड होता है। तो फर्मी लेवल क्या है कि बीचों बीच एक ऐसा लेवल होता है, जैसे कोई मटेरियल है तो उसका जो ग्रेविटेशनल सेंटर, जहाँ पे गुरुत्व केंद्र होगा, गुरुत्व केंद्र का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वस्तु होती है, मान लीजिएगा ये एक वस्तु है, तो उसका कोई ना कोई गुरुत्व केंद्र होगा। अगर उस सेंटर पॉइंट पर आप उसको रख देते हैं तो वो स्थिर हो जाती है और बैलेंस हो जाती है, फिर वो गिरेगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना कभी कभार कि जैसे कोई भी एक वस्तु होती है जिसको अगर आप बहुत छोटी जगह पर भी रखते हैं, उसको अगर सेंटर में रख देते हैं, उसका बैलेंस कर देते हैं, तो वो गिरती नहीं है। ठीक वैसे ही अगर जो पॉइंट पर आप उसको रख रहे होते हैं, वही पॉइंट जो है ग्रेविटेशनल सेंटर कहलाता है, जिसको गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्मी लेवल जो होता है वो उस जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है, उसके बीच में पाया जाता है। जैसे कि जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल सेंटर मिला हुआ है, उसी को फर्मी लेवल कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर जो फर्मी लेवल है, क्या वो चेंज होता है, ऊपर नीचे हो सकता है? तो यहाँ पर क्या होगा, इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। जैसे ही हमने इम्प्योरिटी को मिलाया, तो इम्प्योरिटी की वजह से क्या होगा, ये फर्मी लेवल ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है। अगर हम इसको पी टाइप बना देते हैं, ठीक वैसे ही अगर हम इसको एन टाइप बनाएंगे, तो ये फर्मी लेवल जो होगा वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्योर होता तो ये फर्मी लेवल जो होता है वो बीच के बीच कुछ इस तरीके से रहता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि जो अशुद्ध अर्धचालक है, अशुद्ध अर्धचालक कोई भी हो सकता है, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो। अशुद्ध अर्धचालक में जो फर्मी लेवल है वो किस पर निर्भर कर रहा होता है? तो वो निर्भर कर रहा होता है डोनर के एलिमेंट पर। अगर आप पी टाइप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो जो उसका फर्मी लेवल है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। अगर आप एन टाइप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो इसका फर्मी लेवल नीचे की ओर शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डोनर है, जो भी डोनर इसमें आप जो भी मटेरियल मिला रहे हैं इसकी अशुद्धि के लिए, तो उसके एलिमेंट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इम्प्योरिटी के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप अशुद्धि को मिलाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उतने ज़्यादा उसके मोबिलिटी कैरियर्स में वृद्धि होगी, तो ये उसके फर्मी लेवल को उतना ज़्यादा ऊपर या नीचे शिफ्ट कर देगा। उसके डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पर। और अगर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होने की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से भी मोबिलिटी आयंस जनरेट होंगे, तो इसकी वजह से भी फर्मी लेवल जो है डिपेंड करता है, ऊपर नीचे कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डोनर एलिमेंट, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इन तीनों प्रॉपर्टी पर फर्मी लेवल डिपेंड करता है, वो भी किसमें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखाया गया है, और ये सिंबल पूछा है ये किस चीज़ का सिंबल है। तो यहाँ पर जो आपको कॉइल दिख रही है, इसमें कुछ इस तरीका का साइन बनाया हुआ है, ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इसमें एक ही कॉइल होती है, और एक ही कॉइल में आधे हिस्से को प्राइमरी कॉइल बना दिया जाता है और आधे हिस्से को सेकेंडरी कॉइल बना दिया जाता है, और ये सेल्फ इंडक्शन पर वर्क करते हैं। ध्यान दे जाए, जो जो एक ही मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं वो सेल्फ इंडक्शन पर वर्क करते हैं। पर अगर दो अलग अलग कुंडलियां बना दी जाती हैं, जैसे एक कुंडली यहाँ पर बना दी, एक कुंडली यहाँ पर बना दी, फिर वो म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ये एक ही कुंडली से दोनों की उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को बना दिया जाता है, इसलिए इसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट सोल्डर,
जब आप सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो उसमें यहाँ पर आपसे जो सोल्डर का जो मटेरियल होता है उसका कंपोजिशन पूछा गया है, उसका संयोजन आपसे पूछा गया है। तो अगर इसका आपको आंसर नहीं पता है तब भी इसका आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे तो अगर इसकी बात करें तो जो नॉर्मली होता है वो 50-50% होता है। 50-50% यानी कि 50% इसमें लेड होता है और 50% इसमें टिन होता है। अब आप जानते हैं कि जो लेड होता है वो कठोर होता है और टिन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, नर्म होता है। अब यहाँ पर आपको सॉफ्ट शोल्डर की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है अगर सॉफ्ट शोल्डर की बात की गई है तो जो सॉफ्ट वाला मटेरियल होगा उसकी अधिकता होगी, यानी टिन को हम ज़्यादा मिलाएंगे। उसके बाद जो हार्ड वाला मटेरियल होगा वो थोड़ा कम मिलाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए लेड को 37% मिलाएंगे और टिन को 63% मिलाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमें जो है सॉफ्ट सोल्डर बनाना है, हार्ड सोल्डर बनाना है, या नॉर्मली जो सोल्डर है वो बनाया जाता है। अगर नॉर्मली की बात करें तो वो 50-50% होता है, 50% ही लेड होगा और 50% ही इसमें जो होगा टिन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो सोल्डरिंग इन सोल्डरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल, जो फिलर मेटल आप यूज़ करते हैं सोल्डरिंग के टाइम पर, उसका जो टाइम जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो वो 420 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको ये डेटा फैक्चुअल इसका जो है 420 जो है डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू याद रखनी होगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं फिर हिंदी में समझेंगे। तो यहाँ पर मेटल हैव डैश एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर हैव डैश एनर्जी गैप एंड इंसुलेटर हैव अ डैश एनर्जी गैप के बारे में बात की गई है। यानी कि यहाँ पर आपको धातु में जो ऊर्जा अंतराल होता है, जो बैंड गैप होता है वो पूछा गया है, और यहाँ पर धातुओं के अलावा अर्धचालक में और कुचालकों में ऊर्जा अंतराल को पूछा गया है। तो धातुओं में जो बैंड गैप होता है वो होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो ज़ीरो होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। जैसे अगर बैंड गैप होता और ये एक दूसरे को टच कर रहा होता कुछ इस प्रकार से, उसके बीच कोई गैप नहीं होता, तो हम जीरो कह सकते हैं। जबकि उसमें बैंड गैप होता ही नहीं है, वो एक दूसरे को ओवरलेप रहता है कुछ इस तरीके से, ओवरलेप किए हुए उतने हिस्से को, तो उसको क्या कहेंगे, गैर विद्यमान। यानी कि यहाँ पर ए वाला आ जाएगा, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट में कहा गया है अर्धचालकों में कैसा होता है बैंड गैप। तो अर्धचालकों में जो बैंड गैप होता है वो 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये क्या होगा, निम्न होगा। उसके बाद कुचालकों में देखेंगे आप, तो कुचालक जो यानी कि इंसुलेटर जो होते हैं उनमें जो बैंड गैप होता है वो 3 से लेकर के चाहे जितना हो सकता है, 3 प्लस कितना भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, जितना भी है उतना हो सकता है। तो इस प्रकार से कुचालकों में क्या होगा, सबसे उच्च होगा। तो अब आप अगर ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 समान प्रतिरोध, पहले इनको पैरेलली समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसके बाद इनको श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से अगर जो उनका संयोजन होता है तो उनका जो परिणामी प्रतिरोध निकलेगा और उनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया था जो रेजिस्टेंस है उनको पैरेलली जोड़ा जाता है। तो पैरेलली जोड़ते हैं, पैरेलली जोड़ने में आपको पता है कि जो आर इक्विवेलेंट होता है वो फार्मूला 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी उसमें रेजिस्टेंस पैरेलली जुड़े होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 ही रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे R1 R2 R3, अब वहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x, हम जो है मैथ में अक्सर मानते रहते हैं, तो यहाँ पर भी हमने x मान लिया है। x मान लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/x + 1/x + 1/x। जब इसका यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 1 1 3 हो जाएगा, और 3 जब आप इसको R इक्विवेलेंट को लाएंगे तो x/3, इस तरीके से ये वैल्यू पलट जाएगी। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर इनको जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो R1 + R2 + R3 + R4 डैश 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 Rn तक, जितने भी उसमें अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो इसके लिए भी हम वही वैल्यू मानेंगे क्योंकि ये समान वैल्यू है। तो इसके बाद x x x इस तरीके से हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x।
अब क्या करना है, इनका जो R इक्विवेलेंट आया है उनको कंपेयर करके देखना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 आई है तो इसको भी हम यहाँ पर नीचे 3 बनाएंगे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना। जब यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू सेम होगी तभी वो कंपैरिजन हो पाएगा। तो इसके लिए हमने 3 का ऊपर और 3 का ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम मैथ में करते हैं अक्सर कि इसको वैल्यू को बराबर करते हैं। तो इस तरीके से 3 तरह का यहाँ पर 9x हो जाएगा अपॉन यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये नीचे की वैल्यू बराबर हो गई है, इसका मतलब हमें ऊपर की वैल्यू से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो आपको वैल्यू मिली है ये इस वैल्यू का कितना है, 1/9 है ना। पहले आपसे पैरेलली वाला क्वेश्चन किया गया कि पैरेलली को कंपेयर करना है आपको इसके सीरीज से, तो ये इसके 1/9 गुना है, 1/9 गुना है। तो यहाँ पर आंसर होगा वो 1/9 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स द सेंसिंग वायर इज़ मेड ऑफ। जो गर्म तार उपकरण होते हैं उनमें जो सेंसिंग वायर का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार से, किस मेटल से या फिर किस मटेरियल से बना हुआ होता है। तो जो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें आपको सेंस करना होता है टेम्परेचर को, तो उसमें जो यहाँ पर वायर लगा हुआ होता है उस वायर को प्लैटिनम और इरिडियम से बनाया जाता है, क्योंकि जो प्लैटिनम और इरिडियम से जो भी आपका मटेरियल बनता है वो इतना हाई सेंसिबल होता है कि बहुत कम टेम्परेचर को भी बहुत जल्दी सेंस कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि एक आपके पास कार्बन प्रतिरोध है जिसमें कुछ कलर कोडिंग दी गई है। पहला कलर इसमें हरा रंग है, दूसरा कलर काला है, तीसरा यहाँ पर सुनहरा है और चौथा रजत कलर है। उसके बाद आपको इसका प्रतिरोध और इसके प्रतिरोध के साथ साथ इसका टॉलरेंस भी बताना है। तो एक क्वेश्चन ये वाला भी कम्प्लीटली हर एग्ज़ाम में पूछा रहा है। अभी हमने कुछ दिनों पहले इसरो के पेपर को कंप्लीट किया है, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो यहाँ से ये कार्बन वाला क्वेश्चन भी एकदम 100% श्योर ही रहता है कि ये पूछा ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हरा रंग, काला रंग, सुनहरा और रजत रंग, इस तरीके से इनको रख दिया है। यहाँ पर एक इसकी टेबल होती है, टेबल और इसकी ट्रिक भी होती है उस टेबल को याद करने के लिए, तो वो जब मैं आपको टॉपिक बताऊंगा तब उस टाइम पे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनके कलर से इसको रखते हैं। हरे कलर के लिए 5 नंबर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी उसकी वैल्यू 5 ली जाती है। उसके बाद जो काला कलर है उसकी क्या, यहाँ पर जो कलर होता है ना, सेकंड कलर जो होता है वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर काले की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो सेकंड वाले टाइम पर हम उसकी पावर बना देते हैं इस तरीके से, इसलिए हमने 10 की पावर 0 बना दी है। ये 10 की पावर 0 है, 100 नहीं है, ध्यान रखना इसको, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, ये 10 की पावर 0 है। और सुनहरा जो होता है ना, सुनहरा अगर पट्टी होती है तो वो सबसे लास्ट की पट्टी होती है, बीच तीसरी या चौथी पट्टी नहीं होती है। अगर ये सुनहरी पट्टी चौथी जगह पे है यानी कि सबसे लास्ट में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, +-5%। ये टॉलरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर ये चौथे स्थान की जगह पहले, दूसरे या तीसरे में किसी पर भी स्थान पर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। इसके बाद आप 4th लाइन को देखेंगे तो 4th लाइन रजत यानी कि सिल्वर की है, चांदी की है, तो उसके लिए चांदी के लिए जो टॉलरेंस होती है वैल्यू वो +-10% होती है। यहाँ पर अब इसको क्या करना है, 5 और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इनको और इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी जो संख्या है उसकी वैल्यू अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आपने मैथ में सीखा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 की पावर 0 होगी तो वो 1 बन जाएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 ओम तक निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो टॉलरेंस होता है इसका +-10%, ये इसका टॉलरेंस कहलाएगा। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन 5 ओम +-10% टॉलरेंस इज़ द राइट आंसर है। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कहा गया है कि रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा। 5 जो है वो यहाँ पर कोड दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि जो अगर कार्बन प्रतिरोध होता है उसमें क्रम क्या होगा। तो 5 जो है वो किस कलर के लिए यूज़ किया जाता है, अभी आपको बताया, हरे कलर के लिए 5 यूज़ किया जाता है, काले कलर के लिए 0 यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कहा गया है कि एक निम्न शक्ति गुणांक वॉट मीटर में जो यहाँ पर कंपनसेशन कॉइल कनेक्ट की गई है वो किस तरीके से कनेक्ट की जाती है। तो जो इसमें कंपनसेशन कॉइल कनेक्ट की जाती है वो प्रेशर कॉइल के साथ साथ इसके श्रेणी क्रम में ही कनेक्ट की जाती है। जहाँ पर प्रेशर कॉइल होगी वहीं पर उसके श्रेणी क्रम में इस कंपनसेशन कॉइल को भी कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर एक आपके पास टेबल दी गई है और इस टेबल के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो तांबा जो होता है वो एक अच्छा चालक होता है, यहाँ पर चालक क्या हो रहा है, ये इधर
ये चालक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर लवण विलयन की बात करें तो जो सॉल्ट जो भी विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य चालक होते हैं। इसके बाद जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम क्या होता है, एक अर्धचालक होता है, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो वो एक अर्धचालक है। और फेरो और निकल की जो मिश्र धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रतिरोध को बनाने में काम आती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, पहले ऑप्शन का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, उसके बाद डी का फर्स्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर एक खतरनाक सी आकृति दिख रही है, एक जानवर दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि आई की वैल्यू आपको निकालनी है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसको केसीएल लॉ कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, उन्होंने क्या कहा था उस लॉ में, अपने लॉ में, कि जितनी भी करंट आती हैं और जितनी भी करंट जाती हैं उनका अगर योग करते हैं तो बीजगणितीय योग जो होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से आई करंट आ रही है तो जो यहाँ पर करंट जा रही है या फिर जो यहाँ पर करंट जा रही है I1 या फिर I2, तो ये I बराबर ही होगी I1 प्लस I2 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितनी वैल्यू यहाँ से आ रही है अगर उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों में जो वैल्यू जा रही है वो इसके प्लस के बराबर ही होगी। यहाँ पर वही कुछ यहाँ पर दिख रहा है, आई यहाँ पर है और इस आई को इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो आपसे कुल मिला के ये आई की वैल्यू ही पूछी गई, यहाँ पर जो आई है उसकी वैल्यू पूछी गई है। इसके लिए हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाया गया था। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सर्किट को यहाँ से इतना देखेंगे, इस बीच वाले हिस्से को गायब कर देंगे। बीच वाले हिस्से को गायब करने का मतलब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएंगे, ये क्या दिया हुआ था ये हमें नहीं पता। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब हमें दिख रहे हैं दो रेजिस्टेंस और एक बैटरी जो यहाँ पे कनेक्ट है। इन रेजिस्टेंसों को देखेंगे तो कैसा आपको फील हो रहा है कि ये रेजिस्टेंस किस तरीके से जुड़े हुए, ये रेजिस्टेंस एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये पहले वाले हिस्से का इधर इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। V बराबर IR होता है और R बराबर V अपॉन I हो जाएगा और I बराबर V अपॉन R, क्योंकि हमें I निकालनी है तो ये हम ओम्स लॉ से ही निकालेंगे। तो अब हम इतने सर्किट को इसको देखते हैं, इतने वाले हिस्से को भूल जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर I1 की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका टोटल कितना बनेगा 30 प्लस 30। इस तरीके से अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये आपका 60 बन जाएगा, 60 ओम, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है। और वोल्टेज कितना है आपका 2 वोल्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे I1, सबसे पहले हम पहली वाली करंट की बात कर रहे हैं तो उस उधर क्या होगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 60 नीचे, क्योंकि V अपॉन R होता है ना I बराबर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/30। अब इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को भूल जाते हैं। इसके बाद हम इतने सर्किट को देखते हैं कि हमारी जो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पे I1 कर लो, यहाँ पे I2 कर लो, कोई बात नहीं, I1 I2 किसी को भी मान लो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले सर्किट की बात करते हैं तो ये एक ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R की वैल्यू हो जाएगी 30 और यहाँ पे वोल्टेज बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि V अपॉन R इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी I2 जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/15। तो इस तरीके से 1/15 आपकी ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, क्योंकि किरचॉफ ने कहा है कि इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि इनका बीजगणितीय योग बराबर होता है। जो भी बड़ी जो भी करंट आ रही होगी, मेन वाली जो करंट आ रही है, अगर उनको डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू बराबर होगी। तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। फिर आप इनको जोड़ेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और बाकी की चीज़ें आप मैथ के तरीके से करेंगे और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/10 आपका जो है एम्पियर में आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया, 1/10 एम्पियर, जो कि ये इधर देख सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। तो अच्छा 20 क्वेश्चन आज हो गए हैं, चलिए ठीक है। पार्ट जो है फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पार्ट फर्स्ट में आज हमने 20 क्वेश्चन करने थे, तो 20 क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 सभी कर लिए हैं। बाकी आपका रिस्पांस डिपेंड करता है आगे के पार्ट के लिए। अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हैं, वीडियो को अच्छे से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइबर होते हैं, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे PDF हैंड रिटन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ये सभी एग्ज़ाम को कवर करता है। कोई भी आप टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ले रहे हैं। आप अगर ये कोर्स एक बार ले लेते हैं तो ये सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा। और इसमें आपको कम्प्लीटली थ्योरी मिलेगी, जो कि थ्योरी आपके जो भी टॉपिक में सिलेबस हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी, साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है उनकी, वो क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चन भी इस कोर्स में रखे गए हैं। और ये कोर्स मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, खुद ही इसको लिखा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, यहाँ पर आपको कुछ चार्ज पे करना होगा, बाकी की जानकारी आपको इस व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी और इस PDF कोर्स को आप प्राप्त कर पाएंगे।